हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री का लेक्चर वीडियो लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे 8th स्टैंडर्ड के लिए हिस्ट्री सब्जेक्ट का एक न्यू चैप्टर, एक फ्रेश एंड बेहतरीन चैप्टर की आपके लिए शुरुआत करने जा रहे हैं दोस्तों, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 6, बिगिनिंग ऑफ फ्रीडम मूवमेंट। तो आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों यार, आपको याद दिला दूं कि जस्ट इसके पहले भी हमने जो चैप्टर नंबर 5 था हमारा, उसको कंप्लीट कर दिया था। और आपका जानकारी के लिए हम लोग बता दें यार कि हमने पूरा का पूरा प्लेलिस्ट बना के रखा हुआ है आप सभी स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बात करूं कि 7th स्टैंडर्ड हो गए, 8th हो गए, 9th हो गए, 10th हो गए, 11th स्टैंडर्ड हो गए, आपके जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं ना यार आपके सिलेबस के अंदर, हर चीज़ के वीडियोस अवेलेबल है। साइंस और मैथ्स तो पूरा 100% कंप्लीट है। सोशल स्टडी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सिविक्स ऑलमोस्ट 50% कंप्लीट हो चुका है। बाकी चीज़ें हम लोग ला रहे हैं कंटिन्यूसली। इंग्लिश ग्रामर कंटिन्यूसली हम लोग बना रहे हैं आपके लिए, बहुत सारे ऑलरेडी बने हुए हैं। मैथ्स ट्रिक्स के वीडियो, साइंस का फंडा सीरीज के अलग से वीडियो, स्कॉलरशिप के वीडियोस एंड ऐसे अलग अलग प्रकार के बहुत सारे वीडियोस। और कुछ वीडियोस तो 5th एंड 6th स्टैंडर्ड के भी आपको देखने मिल जाएंगे। तो अगर आपके कोई छोटे भाई बहन है तो उनको भी आप रेकमेंड कर सकते हो। पूरा प्लेलिस्ट भरा हुआ है, जाके चेक तो करो यार, तभी तो पता चलेगा ना। तो प्लीज जाओ चेक करो। और साथ में 2 और चैनल है, JR टॉक्स एंड JR व्लॉग्स, उसको भी आप देख सकते हो। चैनल पसंद आएगा तो सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, देखो बिगिनिंग ऑफ फ्रीडम मूवमेंट, ये जो चैप्टर है इसमें हम लोग को पढ़ना क्या है थोड़ा सा बात करेंगे। पहला लेक्चर होता है तो ऐसे ही मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूं, आप सभी जो जानते हैं, क्योंकि बेसिक समझना इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि डायरेक्ट में शुरुआत कर दो ये है वो है तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। थोड़ा सा बिगिनिंग करेंगे आराम से। तो देखो फ्रीडम मूवमेंट, आप सभी जानते हैं कि हमें जब आजादी मिली, ठीक है, उसके पहले जस्ट पहले हम पे कौन राज करके गया था? अंग्रेज, यानी कि ब्रिटिशर्स जो थे वो हमारे ऊपर राज करके गए थे। एंड जब ब्रिटिश हमारे ऊपर राज करके गए थे तो बहुत सारी ऐसी चीजें थे वो हमको सिखा गए थे। और उसमें से सबसे बड़ा जो चीज था वो था इंग्लिश लैंग्वेज। सभी जानते हैं ये चीज, सबसे बड़ा जो चीज था वो क्या था? इंग्लिश लैंग्वेज। यानी कि इंग्लिश का जो लैंग्वेज था, इंग्लिश एजुकेशन जो था, वो हमारे इंडिया को या फिर इंडिया वाले पीपल को थोड़ा सा चेंज करके गया था। क्यों? क्योंकि जो तरीका हम लोग यूज करते थे पहले, जो हमारे अंदर ट्रेडिशन हुआ करता था, चलो ट्रेडिशन तो ऑलमोस्ट 70-80% आज भी हम फॉलो करते हैं। हमारे जैसे जनरेशन जो है वो फॉलो करते हैं। हमारे शायद अगला जनरेशन जब आए, ठीक है ना, आप लोग के बाद का जो जनरेशन आएगा शायद नहीं फॉलो करेंगे ट्रेडिशन एंड ऑल, अपने मॉडर्नाइजेशन में रहेंगे। लेकिन हम जैसे या फिर हमारे जो आसपास के जनरेशन है, आप लोग हो, वो थोड़ा बहुत ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं, क्योंकि हमारे माँ बाप हमको सिखाते हैं ट्रेडिशंस के बारे में। लेकिन आने वाली पीढ़ी शायद नहीं फॉलो करेगी। तो एक जमाना था बहुत ज्यादा जो फॉलो हुआ था ट्रेडिशन, वो नहीं हो रहा है आजकल। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी जो ट्रेडिशन है, यानी ब्रिटिश ट्रेडिशन, ब्रिटिश का जो कल्चर है, वेस्टर्न कल्चर जिसको हम लोग बोलते हैं, वो थोड़ा बहुत हम लोग अडाप्ट करते जा रहे हैं। और हमारे इंडियन सोसाइटी में इस चीज का बहुत ज्यादा फर्क पड़ा हुआ है। और एक जो बीज बोलते हैं ना हम लोग, एक बीज रख के गए हैं। जो ब्रिटिश थे वो क्या रख के गए? एक बीज रख के गए हैं अपना एडुकेशन का, अपना इंग्लिश लैंग्वेज का। वो बीज हमारे अंदर आया और वो अभी पेड़ बन चुका है। जैसे बोलते हैं ना कि यार एक छोटा सा बीज जो है वो 10-20 साल 50 साल के बाद एक बड़ा पेड़ बन जाता है। उसी प्रकार जब अंग्रेज चले गए तो उन्होंने एक बीज रख के गए थे। अब धीरे धीरे वो बड़ा होकर पूरा फैल रहा है और ये ऑल ओवर इंडिया में हम लोग अडॉप्ट कर रहे हैं। और हमारी सोसाइटी इन शॉर्ट क्या हो रही है? एडुकेटेड हो रही है, क्योंकि ये बहुत जरूरी भी था। हमारा कुछ ट्रेडिशंस ऐसे थे, बहुत सारे नियम कानून ऐसे थे जो एकदम खराब थे। जैसे कि आपको मैंने बताया था प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर, आपने पढ़ा होगा, प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में भी पढ़ा होगा। सती था, यानी कि अगर कोई हस्बैंड मर जाता है तो उसको भी साथ में जला दो। फिर वो केशवपन जिसको बोलते हैं, बाल निकालने वाला। बहुत सारे अलग अलग ट्रेडिशंस, बाल विवाह, चाइल्ड मैरिज जिसको बोलते हैं, चाइल्ड लेबर, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होती थी। लेकिन बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज एंड वेस्टर्न लॉस के वजह से, ठीक है, नियम कानून की वजह से हमारे को बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचा है कहीं ना कहीं। तो ये सब चीज़ें हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। और यही चीज़ फोर्स किया, ये जो फ्रीडम ऑर्गेनाइजेशन, फ्रीडम मूवमेंट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये एक एक्चुअली क्या है कि जब ब्रिटिश जब ये सब चीज़ करते थे, तो जब इंडियंस जब ब्रिटिश को देखते थे करते हुए, तो उनको भी समझ में आता था कि हाँ, ये सब चीज़ को हम लोग इसे ऐसे सिस्टमैटिक पैटर्न में कर सकते हैं। क्योंकि हमें सिर्फ खेती बाड़ी करने आता था और अपना पारिवारिक सुख, पारिवारिक जीवन अच्छे से जीना आता था, ठीक है। लेकिन जो मेन चीज़ें हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का काम, कार्यकाल का काम, ठीक है ना, मैनेजमेंट का काम, एडुकेशन का काम, लैंग्वेज का काम, ये सब चीज़ हमने ब्रिटिश से सीखा है। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ हमारे अंदर है। और खासकर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म होना शुरू हो गए, क्योंकि हमारे इंडिया में तो पॉलिटिक्स नाम का कोई चीज़ ही नहीं था बिफोर द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश के आने के पहले हम जब मुगल्स के अंडर में थे, मुगल्स हम पे जब राज करते थे, तो कोई ऐसा गवर्नमेंट वगैरह था ही नहीं, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थे नहीं। अलग अलग राजा होते थे, वो अपना शासक चलाते थे। उसके पहले शिवाजी महाराज 16th सेंचुरी में थे, तो वो भी राजा थे। मतलब उनका कोई एक अलग से पॉलिटिकल पार्टी नहीं था, ठीक है ना, कि वो अपना स्वराज एस्टैब्लिश उन्होंने किया था। उनका एक ही मकसद था कि कैसे बाहर वाले को भगा दिया जाए और हमारे पूरे
इंडिया के ऊपर हिंदू का राज हो, यानी स्वराज का राज हो, भगवा लहराए, ये सब चीज़ उनके माइंड में था। यानी कि बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल माइंडसेट से नहीं काम करते थे, वो एक प्रॉपर तरीके से काम करते थे। तो इस प्रकार ये सब चीज़ें होने लगा और धीरे धीरे लोग जो है अवेयर होने लगे, पॉलिटिकली अवेयर होने लगे, अटेंशन उनके अंदर आने लगा, नेशंस के प्रति बहुत सारी चीज़ें आने लगी। तो ये सभी चीज़ आगे डिस्कस करना है। तो यहाँ पे जो पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे, ये तो चलो इंट्रोडक्शन वाली बात हो गई, लेकिन पहला टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो है यहाँ पे ब्रिटिश रूल के दौरान कैसे एडमिनिस्ट्रेशन का सेंट्रलाइजेशन हुआ, वो हम लोग डिस्कस करें। ठीक है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, सभी जानते हैं ये सब चीजें, ये आप लोग शायद बहुत पहले सातवीं वगैरह में पढ़ चुके होंगे। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब चीजें को संभालना, मैनेज करना, इन शॉर्ट, ठीक है ना, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसका देख रेख करना। तो सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि किसी एक पावर हो, जैसे कि आप पूरे इंडिया में देखोगे देयर आर सो मेनी स्टेट्स, तो स्टेट के गवर्नमेंट है, ठीक है ना, 28-29 स्टेट्स है अगर, तो स्टेट्स के हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट है। महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्रियन गवर्नमेंट है, गुजरात में गुजरात गवर्नमेंट है, मध्य प्रदेश में एमपी की गवर्नमेंट है, करेक्ट है। लेकिन इसके अलावा पूरे इंडिया की एक सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, जो कि बीजेपी, इस बार की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, बीजेपी गवर्नमेंट है जो पूरे इंडिया को कंट्रोल करता है। मतलब स्टेट गवर्नमेंट अलग से है, लेकिन एक सेंट्रल गवर्नमेंट भी है। मतलब मेन जो सेंट्रल पावर है, पूरे इंडिया का जो मेन पावर है, सेंट्रल पावर, वो किसके हाथ में, बीजेपी गवर्नमेंट के हाथ में। सेम उसी प्रकार यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का एक सेंट्रलाइजेशन पावर होना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो ब्रिटिश के दौरान जो सेंट्रलाइजेशन हुआ एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात करें, तो वो ब्रिटिश के हिसाब से वो एक ही छत के नीचे होनी चाहिए, उस हिसाब से वो बातें होने लगी, ठीक है ना। और धीरे धीरे से बहुत सारे रिफॉर्म्स यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशंस लाने लगे, ठीक है ना। और हमेशा हमारे कंट्री का एक रहा है कि हमेशा हमें इक्वालिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, बिफोर द लॉ इक्वालिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, और कैसे हमारे नेशनलिज्म को आगे बढ़ाना है, ये सभी चीज़ भी बहुत ज़्यादा फोकस करने जाने लगे। और एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे आगे बढ़ के जाना है, क्योंकि अगर एडमिनिस्ट्रेशन ही अच्छा रहेगा किसी कंट्री में, तो ऑब्वियसली वो कंट्री ग्रो करेगा और आगे जाके बहुत ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो ब्रिटिश ने ऐसे बहुत सारी चीजें जो है लागू करने लगे, और साथ में ब्रिटिश ने दो बहुत अच्छे काम किए थे, ठीक है ना। उन्होंने रोड्स एंड रेलवे इसके ऊपर बहुत अच्छा काम किया था ब्रिटिश ने। अब इमेजिन कर सकते हो, चलो रोड तो हम बना लेते हैं, सड़कें तो पहले भी होती होंगी, लोग इधर से उधर जाते होंगे, लेकिन रेलवे किसी ने सोचा था क्या कि मतलब कुछ कंसेप्ट आएगा रेलवे करके, रेलगाड़ी, उसमें एक ही साथ 1000 लोग बैठ के जा सकते हैं, लंबा डिस्टेंस, वो भी यहाँ से लेके किधर से इधर। हम लोग यहाँ से बैठ के गाँव जाते हैं ना, ठीक है, बहुत दूर दूर जाते हैं। तो कहने का मतलब ऐसा किसी ने सोचा तक नहीं था, लेकिन ये सब चीजें पॉसिबल हो पाया बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश, बिकॉज वो बिलोंग करते थे, ब्रिटिश कहाँ से आते थे, ब्रिटेन से आते थे। यूरोपियन कंट्री ऑलरेडी वेल डेवलप, वहाँ के साइंटिस्ट लोग हैं, वहाँ के बहुत सारे लीडर्स ने पहले ही बहुत सारी चीज़ इन्वेंट करके रखी थी, तो वो इंडिया में भी लागू किया। तो इंडिया में ट्रेन आ गई, रेलवे चलने लगी। तो जितना फायदा ब्रिटिशर्स को हुआ रेलवे के लिए, रेलवे के वजह से, उतना फायदा हम जैसे इंसानों को भी हुआ रहेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे भी कुछ इंसान ऐसे होंगे जो यार अपने रिलेटिव से मिल नहीं पाते होंगे, बिकॉज वो बहुत दूर दूर रहते होंगे, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर बात करो कि अभी जैसे मेरा गाँव जो है वो यूपी है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है ना, और आप लोग का गांव समझ लो है तेलंगाना नहीं, चलो तमिलनाडु, ठीक है। तो मैं अगर यूपी में रहूंगा और आप यूपी में भी जाने दो, मैं समझ लो मेरा गांव है कश्मीर, ठीक है ना, मेरा गांव कश्मीर समझ लो, और आप हो तमिलनाडु में, तो आप पता है कश्मीर एकदम टॉप पे है नॉर्थ में, और आपका जो गांव है कौन सा बोला मैंने आपको, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु जो आपका गांव है, तो समझ लो एग्जाम्पल के तौर पर कि नॉर्थ एकदम एंड, यानी कि जो मैंने कश्मीर बोला, और साउथ में एकदम एंड जो मैंने तमिलनाडु बोला, इसके बीच में कितना डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो अगर कोई इंसान यहां पे रहता होगा उस जमाने में, और उसको यहां जाना होगा, तो कैसे जा पाएगा, चल के जाएगा क्या, बिकॉज देयर वर नो अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। बाय रोड मतलब बैलगाड़ी वगैरह चलती थी, कोई ऐसी गाड़ी चलती नहीं थी, ठीक है ना। बहुत गिने चुने एम्बेसडर गाड़ियां वगैरह होती थी, लेकिन इतना दूर जाना पॉसिबल ही नहीं था। लेकिन जब रेलवे चल गए तो पॉसिबल हुआ, लोग एक दूसरे से मिलने जाने लगे, व्यापार जिसको बोलते हैं, बिजनेस जो बोलते हैं, ट्रेड जो बोलते हैं, वो भी बढ़ने लगा। तो कहीं ना कहीं आम इंसान को भी बहुत ज्यादा इससे फायदा हुआ। कम्युनिकेशन बढ़ गया, तो कम्युनिकेशन, बातचीत बढ़ने लगा, लोग एक दूसरे को विजिट करने लगे, ट्रेड बढ़ने लगा, बिजनेस बढ़ने लगा। तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश को जितना फायदा हो रहा था, वो इंडियंस को भी उतना ही फायदा हो रहा था, और बहुत अच्छे से हमारा नेशनलिज्म ग्रो कर रहा था, ठीक है। फिर एक और टॉपिक है यहाँ पे इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन की अगर हम बात करें, देखो थोड़ा सा ध्यान से समझो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन क्या है यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा जो इंडिया का जो खजाना था, जैसे आप जानते हो कि हमारा इंडिया एक सोने की चिड़िया हुआ करती थी, ऐसा लोग बोलते हैं। ब्रिटिश ने, और या फिर जितने भी इन्वेडर्स आए, सुल्तनेट्स आए, मुगल्स आए, ब्रिटिश आए, इन्होंने हमें लूट लूट के गए। तो ब्रिटिश के जमाने में भी, वो टाइम पे भी हमारे पास बहुत सारे वेल्थ बचे हुए थे, ठीक है ना, जो खजाने बोलते हैं, पैसे होते हैं, बचे हुए थे। तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश बहुत चालाक थे, और उनके पास वे ऑफ लाइक था,
ट्रांसपोर्टेशन था कि वो शिप से जा सकते हैं, ट्रेन से जा सकते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ थी। वो टाइम पे धीरे धीरे फ्लाइट्स भी आ गए थे, ठीक है ना, एरोप्लेन्स भी आ गए थे, तो उनके पास कम्युनिकेशन करने का, ट्रांसपोर्टेशन करने का तरीका था। तो धीरे धीरे हमारा पूरा जो धन था धीरे धीरे वो इंग्लैंड अपनी तरफ लेके जाने लगे, और इसके वजह से बहुत सारा इंडिया में एक्सप्लॉयटेशन होने लगा और इंडिया में पैसे की कमी होने लगी, जिसके वजह से फार्मर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव आ गया, क्योंकि मेनली जो ऑक्यूपेशन था हमारे इंडियंस लोग का वो किसान, जो एग्रीकल्चर था, किसान जो थे वो एग्रीकल्चर ही करते थे, खेती बाड़ी करते थे, छोटा आसपास लोकल बिजनेस करते थे, लेकिन वो सब ठप हो गया। यानी कि कहीं ना कहीं मॉडर्नाइजेशन की वजह से धीरे धीरे सब चीज़ बंद हो गया। फार्मर्स जो थे उनको जो क्रॉप्स खरीदना पड़ता था उसके बदले में टैक्स देना पड़ता था, बहुत ज़्यादा टैक्सेस, कर बोलते हैं ना हम लोग, 3 गुना लगान देना पड़ेगा, देखा है ना पिक्चर हो तो वो लगान बहुत ज़्यादा देना पड़ता था, लगान मतलब टैक्स, तो टैक्स बहुत ज़्यादा देना पड़ता था, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वगैरह इंडिया वालों को यानी फार्मर्स को बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता था। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो है धीरे धीरे होने लगी थी, और कहीं ना कहीं जो हमारी रीढ़ की हड्डी थी वो कहीं ना कहीं टूट चुकी थी, क्योंकि एग्रीकल्चर वाज आवर मेन बैकबोन। एग्रीकल्चर हमारा क्या है, एक रीढ़ की हड्डी के बराबर था, लेकिन एग्रीकल्चर पे अगर हमने चोट मार दी ब्रिटिश ने, टैक्स लगा लगा के, तो कहीं ना कहीं हम जैसे इंडियंस का जीना बहुत ज़्यादा क्या हो गया था, दुश्वार हो गया था, जीना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया था। तो कहीं ना कहीं बहुत प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े इसमें, और जिसके वजह से लोग जो है वो ग्रो नहीं कर पा रहे थे। लोग के अंदर जो एक्सपोनेंशियली ग्रोथ होना चाहिए, जैसे हम लोग कमाते हैं तो धीरे धीरे पैसे सेव करके आगे बढ़ते हैं, लेकिन लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, कहीं ना कहीं वहीं के वहीं जाके मतलब रह जा रहे थे। तो बहुत ज़्यादा गरीबी और बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ का सामना हमें करना पड़ रहा था। लेकिन इसके अलावा आया वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न एजुकेशन, ठीक है। हमारे जो ब्रिटिश जब थे वहाँ पे, तो ब्रिटिश ने एक चीज़ हमें सिखाई, क्या सिखाई, एजुकेशन मतलब पढ़ाई। हम लोग पहले पढ़ाई करते थे, लेकिन हमारा इंडिया का जो पढ़ाई था वो थोड़ा सा डिफरेंट था। लेकिन जब ब्रिटिश लोग आए तो उन्होंने बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए, फिर इंडिया वाले में से भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने इस एजुकेशन सिस्टम को समझा, ये जो वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम था उसको समझा, और उन्होंने बहुत सारे आइडियाज़ के ऊपर फोकस किया, जस्टिस के ऊपर, इक्वालिटी के ऊपर, लिबर्टी के ऊपर, ठीक है ना, ये डेमोक्रेसी क्या है, हम लोग बोलते हैं ना नेशनलिज्म क्या होता है, मतलब ये सब चीज़ के ऊपर ध्यान दिया, गवर्नमेंट क्या होता है, ये सब सरकार कैसे बनाते हैं, ये धीरे धीरे हम लोग ने कहाँ से सीखा है, वेस्टर्न कंट्री से तो सीखा, इन जैसे ब्रिटिश लोग से सीखा है ना, वेस्टर्न साइड की कंट्री से ही सीखा है। ह्यूमैनिटी क्या होता है, साइंटिफिक तरीके से कैसे काम किया जाता है, और सिर्फ खेती करना इंपॉर्टेंट नहीं है, खेती के साथ साथ हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस करना चाहिए, इन्वेंशन करना चाहिए, डिस्कवरीज करना चाहिए, सैटेलाइट्स लॉन्च करना चाहिए, मतलब ये सब चीजें समझ रहे हो दोस्तों। अगर ये सब चीज हमने सोचा नहीं होता तो आज हमारी इंडिया आगे होती क्या, हम भी कहीं ना कहीं आज खेती बाड़ी कर रहे होते, बहुत गरीब देश में होते, लेकिन हमने वेस्टर्न वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न टेक्नोलॉजी को अडाप्ट किया, सीखा, और आज शायद हम लोग उनसे भी बेहतर काम कर रहे हैं, और आज शायद हमारे पास बहुत अच्छा पैसा है, हमारे पास बहुत ज़्यादा, हम एज़ कम्पेयर टू डिफरेंट कंट्रीज हम बहुत जल्दी तेज़ी से डेवलपिंग कंट्री बन रहे हैं, डेवलप्ड होते जा रहे हैं। अभी स्टिल डेवलप नहीं हुए, लेकिन डेवलपिंग कंट्री है, लेकिन बहुत फास्ट ग्रो हो रहे हैं बाकी कंट्रीज़ के कंपैरिजन में। तो यही एक खास बात है, ठीक है। तो धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें होने लगी, फिर हमने लैंग्वेज भी सीखा उनसे। कौन सा लैंग्वेज, ऑब्वियसली इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज को हम लोग ने बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दिया, क्यों, क्योंकि हमने देखा कि हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे लैंग्वेजेस है, बहुत सारे अलग अलग टाइप के लैंग्वेजेस है, कहीं हिंदी चलता है, कहीं मराठी चलता है, कहीं संस्कृत चलता है, ठीक है ना, कहीं गुजराती चलता है, तो कहीं कुछ भोजपुरी चलता है, कहीं उड़ीसा चलता है, तो ऐसे अलग अलग टाइप के लैंग्वेजेस है। तो एक कॉमन लैंग्वेज हिंदी था, राष्ट्रभाषा, चलो वो मान लिया, लेकिन एक एस्टैब्लिश करने के लिए, एक ट्रेड एस्टैब्लिश करने के लिए, एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, एक पर्टिकुलर मींस ऑफ स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन के लिए एक लैंग्वेज अडॉप्ट करना हमें बहुत ज़्यादा जरूरी था, जो कि हमने अडॉप्ट किया इंग्लिश। तो इंग्लिश वाज द लैंग्वेज जो हमने अडॉप्ट किया, और इसको हम लोग बिजनेस पर्सपेक्टिव और या फिर बहुत सारी ट्रेडिशनल, नॉट ट्रेडिशनल बट वेस्टर्न के हिसाब से हम लोग ने इसको यूज़ करना शुरू किया, ठीक है ना। तो एक नया मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन बन गया इंग्लिश, क्योंकि आज के डेट में मतलब बोलना नहीं चाहिए, आपको ऐसा नहीं चाहिए दोस्तों कि इंग्लिश आना ही चाहिए कंपलसरी, इंग्लिश के बिना भी आपका गुजारा हो सकता है, लेकिन आज के डेट में ऐसा है कि अगर आप इंग्लिश बोल सकते हो, इफ़ यू स्पीक इन इंग्लिश, तो डेफिनेटली आपका आधा से ज़्यादा काम हो सकता है। अगर आप एक प्रोफेशनल जॉब पे जाते हो, एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में आप अच्छा काम करते हो, अच्छा सैलरी पाना चाहते हो, अच्छे मुकाम पे पहुंचना चाहते हो, तो यू मस्ट नो इंग्लिश, ये चीज़ ध्यान में रखना। और अगर आप पढ़ना चाहते हो तो हम लोग थोड़ा बहुत इंग्लिश, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत सिखाते हैं बेसिक लेवल का इंग्लिश ग्रामर के थ्रू, तो आप जाके हमारे प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो इंग्लिश ग्रामर का, और फ्यूचर आने पर हम लोग इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी आपको सिखाएंगे, ठीक है ना। प्रोफेशनल्स को हायर करेंगे हमारे चैनल के ऊपर, ताकि आप लोग को भी इंग्लिश बोलना प्रॉपर तरीके से आ पाए। क्लियर है वो सब, चलो बात की बात है, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री के ऊपर फोकस करते हैं। अब आते हैं अगले टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का क्या राज है, ये सब चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री इसी में, ठीक है। तो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री जो था, इसका भी स्टडी करना एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फेज था उस टाइम पे, क्योंकि देखो अगर आपको पता ही नहीं है कि हमारे पुराने दिनों में पुरानी हिस्ट्री क्या है,
तो यार आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि हमारे इंडिया में एक्चुअली क्या क्या हुआ था। मतलब अगर आप एकदम पुराना हिस्ट्री सोचोगे तो आपको पता है कि लाइक एक ऑर्गेनिज्म कैसे आया, कैसे हम लोग आदमी बने, मतलब स्टोन एज मैन कैसे बने, फिर होमोसेपियन सेपियन कैसे बने, इंसान से आगे दुनिया कैसी आई, धीरे 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 बहुत सारी चीज़ें हुई। तो ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी था। तो उस जमाने में रिसर्च के लिए और खास करके पढ़ाई करने के लिए एक एशियाटिक सोसाइटी को एस्टैब्लिश किया गया था ब्रिटिश द्वारा, जो कि बंगाल में, ये मैंने आपको बताया था, कोलकाता बंगाल में एस्टैब्लिश किया था। किसकी बात कर रहा हूं मैं? एशियाटिक सोसाइटी। और ये क्या है? एशियाटिक सोसाइटी इज नथिंग बट एक ऐसा सोसाइटी, एक ऐसा लाइब्रेरी बोल सकते हो आप, जिसमें बहुत सारे रिसर्च के एक्टिविटीज रखे हुए हैं, आप स्टडी कर सकते हो जाके। तो बहुत सारे जो इंडियन और वेस्टर्न स्कॉलर्स थे, स्कॉलर्स मतलब क्या होता है? जानकारी लोग, बुद्धिमान लोग बोलते हैं ना हम लोग, बुद्धिमान लोग हैं, जैसे पुराने जमाने में बुद्धिमान बोलते थे, ही इज वेरी बुद्धिमान, तो आज के डेट में स्कॉलर्स बोलते हैं, ठीक है। तो जो पुराने जमाने के बुद्धिमान स्कॉलर्स वगैरह वेस्टर्न और इंडियन दोनों साइड के जो होते थे, उन्होंने बहुत सारे बुक्स लिखे हैं, बहुत सारी चीजें पब्लिश की है उसके ऊपर, सो दैट हमें पता चले। और बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट लिखे गए हैं संस्कृत लैंग्वेज में, पर्शियन लैंग्वेज में, ऐसे बहुत सारे अदर अदर लैंग्वेजेस में लिखी गई है। और साथ ही में जो डॉक्टर भाऊ दाजी लाड जो थे, और साथ ही में एक थे डॉक्टर आरजी भंडारकर, वो थे ना, वो भी हमारे इंडियन स्कॉलर थे, मतलब इंडियन बुद्धिमान थे, वो हिंदुस्तानी थे। और उन्होंने एंशिएंट इंडियन कल्चर के ऊपर बहुत बड़ा योगदान दिया, और उन्होंने बताया कि किस प्रकार हमारा एंशिएंट ट्रेडिशंस को स्टडी करना, उसको लागू करना, और उसके बारे में स्टडी करके आगे आपको कैसा आपका होना चाहिए, फ्यूचर कैसा होना चाहिए, ये सबको इंप्लीमेंट करना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये सभी चीज़ उन्होंने बताया था। और साथ ही में जो भंडारकर थे, उन्होंने ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि लास्ट 100 साल से काम कर रहा है, वो भी एस्टैब्लिश किया था। तो कहीं ना कहीं इनके अंदर, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के अंदर, उनका योगदान बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक आखिरी टॉपिक, छोटा सा टॉपिक रह गया, इसको भी मैं कंसिडर कर लेता हूँ और आज पढ़ा लेता हूँ, फिर आज का लेक्चर को स्टॉप करेंगे। तो एक आखिरी टॉपिक है जिसका नाम है कंट्रीब्यूशन ऑफ न्यूज़पेपर। देखो, न्यूज़पेपर जो था उस जमाने में, न्यूज़पेपर एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। क्योंकि देखो, आज के डेट में हम भले न्यूज़पेपर ज्यादा नहीं पढ़ते होंगे, क्योंकि वी हैव द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हम लोग टीवी देख लेते हैं, मोबाइल से ऑनलाइन देख लेते हैं न्यूज़, बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन उस जमाने में कुछ ऐसा इलेक्ट्रॉनिक टेलीविजन वगैरह होता नहीं था, बहुत कम होते थे, या फिर मतलब बहुत बाद में आए, ठीक है। लेकिन न्यूज़पेपर वॉज द ओनली वे ऑफ मीडियम, सो दैट कि हम लोग को पता चले कि देश में क्या हो रहा है, बाहर देश में क्या हो रहा है, या फिर स्टेट में क्या हो रहा है, ये सभी चीज़ पता चलता है। तो उस जमाने में बहुत सारे इंग्लिश के और साथ ही में कुछ वर्नाकुलर मीडियम, जैसे कि हिंदी, मराठी, जो भी हैंगे, उसके न्यूज़पेपर बहुत सारा पब्लिश होते थे, जिसमें बहुत सारे पीरियोडिकल्स लिखे जाते थे, बहुत सारे न्यूज़ लिखे जाते थे। और यही न्यूज़पेपर से पता चलता था कि सोशल लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ, यानी कि नेता लोग क्या कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज क्या कर रही है, सोसाइटीज़ में क्या हो रहा है, सोसाइटी मतलब सोशली, ठीक है ना, सोशली क्या हो रहा है, क्या क्या चीजें देश में लागू हो रही है, क्या नहीं होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, मतलब ऐसे बहुत सारी चीजें जो है वो न्यूज़पेपर में आती थी। तो उस जमाने में बहुत सारे न्यूज़पेपर फेमस थे, जैसे कि एक दर्पण करके न्यूज़पेपर था, वो बहुत फेमस था, ठीक है ना। उसके अलावा अगर बात करें, आपको पता है द हिंदू करके एक न्यूज़पेपर आता है, ये भी बहुत ज़्यादा फेमस है, आज भी चलता है, ये हिंदू करके न्यूज़पेपर है। उसके अलावा अगर बात करें, अमृत बाजार, ठीक है ना, पत्रिका, केसरी, ठीक है ना, फिर एक आता है दोस्तों मराठा, ठीक है ना, महाराष्ट्र। तो ऐसे टाइप के न्यूज़पेपर बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, जो कि बहुत एक तरीके से गवर्नमेंट के बारे में लिखते थे, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना, ये सब चीज़ उनका काम था। तो बहुत सारे न्यूज़पेपर इस प्रकार इंफॉर्मेशन और नॉलेज प्रोवाइड करते थे। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यही था दोस्तों हमारा आज का लेक्चर वीडियो, जिसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स आज आपको कवर किए हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन का सेंट्रलाइजेशन हो, बाकी रोड्स एंड रेलवेज का कैसे काम हुआ वो हो गया, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हो गया, वेस्टर्न एजुकेशन, इंग्लिश के बारे में बताया मैंने, इंडियन हिस्ट्री के, एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में बताया, किस प्रकार बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी के वजह से क्या क्या चीजें हुई, न्यूज़पेपर का क्या रोल है, ये सभी चीज हमने आज देख लिया। तो इसी के साथ आज का लेक्चर वीडियो समाप्त करता हूं। जल्द लेकर आ जाऊंगा अगला लेक्चर, यानी कि लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम लोग आगे की टॉपिक्स पढ़ेंगे कि किस प्रकार बहुत सारी चीजें उन्होंने आगे जाके इंप्लीमेंट की, और किस प्रकार कि हमारे इंडिया में जो फ्रीडम मूवमेंट था वो कैसे कैसे आगे बढ़ा, ये सभी चीज़ भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों को बिल्कुल चिंता नहीं करना है, अगला लेक्चर फटाफट से लेकर आऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर से कर देना, अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को फटाफट से शेयर कर दो दोस्तों। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में एक बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कभी भी कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे यार, तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।